नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल में। यहाँ आपको हर बार मिलेगा कुछ नया, कुछ खास और ढेर सारी कहानियाँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ वेन युन हमारी स्टोरी की मेन लीड जाती है एक लड़के के साथ जिन्हें वो ब्लाइंड डेट करती है। तब लड़का कहता है कि मिस वेन, हमारी ली फैमिली पिछली 9 जनरेशन से सिंगल है, उसका कोई वारिस नहीं है। हम दोनों शादी के बाद हमारे हेल्दी बच्चे करेंगे जो ली फैमिली के वारिस होंगे। और वेन युन के साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर वेन कहती है, मिस्टर लिन, हम सिर्फ यहाँ डेट के लिए आए हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तब लिन कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है और मुझे तो तुम्हें ऐसे छूना अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा सुकून दे रहा है। तभी वेन युन खड़ी हो जाती है, कहती है आज के लिए इतना ही और पानी पीती है। फिर बोलती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप मेरे लिए ठीक नहीं हैं। लिन कहता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं हूँ, पर विनियन तुम भूलो मत कि 1 साल पहले जो गू फैमिली से तुम्हारा रिश्ता टूटा है उसके कारण कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। और तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ, वरना कोई तुमसे शादी करना पसंद नहीं करता। तभी विनियन कहती है, जाना है मुझे यहाँ से। वो निकलती है ही कि उसे चक्कर आने लगते हैं। और फिर लिन कहता है, मैंने तुम्हारे पानी में कुछ मिला दिया था। और फिर उसे गलत तरह से छूने लगता है और कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, पर हम दोनों एक रात के लिए पति पत्नी के जैसे रात तो बिता ही सकते हैं। तभी विनियन कहती है, जाने दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। फिर लिन विनियन को रूम में लेकर जाता है और वहाँ उसके साथ गलत हरकत करने लगता है और वो नशे में ठीक से बोल नहीं पा रही थी। फिर भी वो कहती है, जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ कमरे के अंदर एक आदमी आ जाता है जो किसी से भाग रहा होता है, इसलिए अनजाने में छुपने के लिए उसी कमरे में आता है जहाँ लिन वेन्यून के साथ गलत हरकत कर रहा था। फिर वो लड़का आता है और वेन्यून को बचाता है और लिन को रूम से बाहर निकाल देता है। फिर नशे की हालत में ही वेन्यून उस लड़के को थैंक यू कहती है और कहती है, मेरी एक बार और मदद करो। और फिर विनियन और वो लड़का जो उसे बचाने आता है, दोनों के बीच रिलेशन बन जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की बिस्तर में सोई हुई है, उसके चारों तरफ कपड़े बिखरे रहते हैं। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो लड़का नहीं है और उसके हाथ में एक बहुत ही महंगी अंगूठी थी। फिर वो उठती है, तभी उसे एक फोन आता है जो कहता है कि मिस विनियन, आपकी माँ का हॉस्पिटल बिल बहुत समय से नहीं दिया गया है, बिल दे दीजिए वरना उनका ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। तब विनियन कहती है, आपके कहने का मतलब है कि मेडिकल का बिल अभी तक नहीं दिया गया है। फिर विनियन भारी बारिश में भीगते हुए घर जाती है और अपनी सौतेली बहन को आवाज लगाती है और कहती है, विंसेन, विंसेन, प्लीज दरवाजा खोल दो, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हारी अरेंज की गई ब्लाइंड डेट में गई थी, तो फिर तुमने अभी तक मेरी माँ का मेडिकल बिल क्यों नहीं चुकाया है? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज खोलो ना दरवाजा, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी दरवाजा खुलता है और वेन्यून की बहन वेंचिन कहती है कि मुझे सब पता है कि तुमने मिस्टर लिन के साथ क्या किया है, और फिर भी तुम यहाँ मुंह उठाकर पैसे मांगने चली आई, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को बहुत समय पहले ही तलाक दे दिया था। तुम्हें और वो आधी मरी हुई पुरिया औरत को बहुत सालों पहले ही वेन फैमिली और घर से निकाल दिया जा चुका है। तो तुम कुत्ते की तरह ऐसे मुंह मारना छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से, जाओ, हमसे कोई उम्मीद मत रखना और हमें तुम्हारी तरफ फैमिली मेंबर्स की जरूरत नहीं है। और वेंचिन अपनी बहन वेन्यून का सामान बाहर फेंक देती है और जाने को कह देती है। और तभी वेन्यून नीचे गिरती है और उसकी रिंग भी गिर जाती है जो उस लड़के ने दी थी। वेंचिन कहती है उस रिंग को देखकर कि इतनी वैल्यूएबल रिंग तुम्हारे पास कैसे है, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है इसे रखने की। और वो रिंग वेंचिन रख लेती है। वेन्यून चिल्लाती है कि ये रिंग वापस दे दो, ये मेरी नहीं है, इसे मुझे किसी को वापस करना है, ये किसी और की अमानत है। तभी वेंचिन कहती है कि इतने सालों से हमने और हमारी फैमिली ने तुम्हारी माँ का मेडिकल बिल भरा है। तभी वेन्यून कहती है, चाहे तो मुझे मार लो पर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ आओ और मेरी माँ को बचा लो प्लीज। पर वेंचिन दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है और वेन्यून बाहर पूरी तरह से भीग जाती है और वही बारिश में बैठकर रोने लगती है। सोचती है कि वो अपनी माँ का ट्रीटमेंट अब कैसे करवाएगी। इसी बीच म्यूजिक बजने लगता है। एक बड़ी सी गाड़ी से एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर आता है और वुनियन को उठाकर अपने साथ लेके जाता है। इस लड़के का नाम गू नानचन था जो गू ग्रुप के सीईओ थे। वो उसे अपने घर लेके आते हैं
दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुनयुन गुनांचन के घर में सो रही है। तभी गुनांचन अपने असिस्टेंट आसेन से कहता है, क्या ये वही लड़की है जिसे दादाजी ने मेरी शादी के लिए चुना है? उसी समय गुनांचन के ग्रैंडपा युअन का कॉल आता है और गुनांचन कहता है कि ग्रैंडपा अभी मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। तभी युअन कहते हैं, इस बार ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी और तुम्हें उसके साथ अच्छा लगेगा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे पास कुछ साल और बचे हैं, क्या तुम अपने ग्रैंडपा की आखिरी विश पूरी नहीं करोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी शादी का सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ, प्लीज मेरी आखिरी विश पूरी कर दो नानचन। तभी गुनांचन का असिस्टेंट आसेन हॉस्पिटल की कुछ फोटोज देखता है और कहता है कि ग्रैंडपा की नर्स वेन्यून है। तब गुनांचन कहता है, तुम सच कह रहे हो कि हॉस्पिटल में जो नर्स ग्रैंडपा की देखभाल करती है वो वेन्यून ही है? तुम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हो ना आसेन? असिस्टेंट आसेन कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, वो मिस वेन्यून ही है। वही दूसरी तरफ वेन्यून को होश आ रहा था और वो कहती है, मुझे मत छुओ, मत छुओ, मुझे प्लीज जाने दो। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है, वो अपने चारों तरफ देखती है। तभी वो गुनांचन को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है और उनकी आखिरी विश है कि मेरी तुमसे शादी हो जाए और मैं उन्हें जल्दी ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी करूँगा? पर वेन्यून को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, कौन है पर आप और क्या बकवास किए जा रहे हैं? फिर वेन्यून कहती है हॉस्पिटल में ग्रैंडपा से, क्या आप ग्रैंडपा गु के ग्रैंडसन हैं? पर गुनांचन गुस्से में कहते हैं, बंद करो अपनी ये एक्टिंग करना। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रैंडपा तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, पर मुझसे उम्मीद मत रखना और मेरे यूज करने का सोचना भी मत। तब वुनयुन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि ग्रैंडपा गु तुम्हारी शादी मुझसे कराना चाहते हैं? तब गुनांचन कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी करूंगा? मैं सिर्फ अपने ग्रैंडपा के लिए ये शादी करूंगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। तब वुनयुन कहती है, तुम मेरी शादी क्यों कंट्रोल करोगे? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। फिर गुनांचन कहता है, तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में रुका हुआ है क्योंकि तुमने अभी तक बिल नहीं दिया है। क्या लगता है तुम्हें ऐसे वो कब तक रह पाएंगी? तब वुनयुन कहती है, क्या तुम मेरी माँ को बचा सकते हो? प्लीज प्लीज उन्हें बचा लो, प्लीज उनकी जान बचा लो। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी, बस मेरी माँ को बचा लो। फिर दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या आप ग्रैंडपा गु के ग्रैंडसन हैं? आई विश पूरी करने के लिए करेगा और वुनयुन इसलिए ताकि गुनांचन उसकी माँ के ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल बिल दे दे। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद गुनांचन वुनयुन को एक फुल बॉडी चेकअप के लिए लेकर जाता है, ये देखने कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। तभी वहाँ टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस इन्हें थोड़ी स्टमक पेन की प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने अभी अभी किसी के साथ सेक्स किया है। ये सुनकर गुनांचन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वुनयुन को बहुत बुरा कहता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। गुनांचन वुनयुन को अपनी नौकरानी बना देता है जो दिन भर सिर्फ घर का काम करेगी और रहेगी भी नौकरानी की तरह क्योंकि उसकी हरकतें भी वैसी ही है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वुनयुन गुनांचन के असिस्टेंट से पूछती है, ये घर वापस कब तक आते हैं? तो असिस्टेंट आसेन कहता है, सर 7 PM तक वापस आ जाते हैं। फिर वुनयुन सोचती है कि इसी बीच उसे पार्ट टाइम जॉब करनी होगी पैसे कमाने के लिए। दूसरे दिन वुनयुन ग्रैंडपा युअन के यहाँ उनकी देखभाल करने जाती है। वो उन्हें कंबल उड़ा रही होती है और कॉलर के पास की बटन खोल रही होती है, ये सोचकर कि कहीं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। पर तभी वहाँ गुनांचन आ जाते हैं और वुनयुन को बाहर ले जाकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने से मना किया था और तुम क्या मेरे बूढ़े ग्रैंडपा के साथ क्या करना चाह रही थी? क्या तुम उसके साथ भी अपना रिलेशन बनाना चाहती हो? तुम जैसी लड़की को तो कुछ दिखता भी नहीं है, बस तुम्हें अपने जिस्म की भूख मिटानी होती है और पैसे कमाने होते हैं। अपने आप को भी बेच देती हो तुम लोग पैसों के लिए। तभी वहाँ ग्रैंडपा उठकर आते हैं और दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने शादी कर ली और मेरी आखिरी विश भी पूरी कर दी। अब मैं आराम से चैन की सांस लेते हुए भी मर जाऊँ तो कोई गम नहीं है। तभी वुनयुन ग्रैंडपा युअन के पास जाती है और कहती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी तो आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। फिर ग्रैंडपा युअन कहते हैं, तुम्हें मेरा पोता गुनांचन परेशान तो नहीं करता? जब भी ये तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना। जिस पर वुनयुन कहती है, मुझे गुनांचन बिल्कुल परेशान नहीं करते, उल्टा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं।
ग्रैंडपा कहते हैं हाँ वो तो रखेगा ही, तुम पत्नी हो उसकी। फिर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। फिर विन्यून कहती है काम है मेरा, मैं पैसे के लिए काम कर रही हूँ। तभी गुनांचन अपना कार्ड विन्यून को देकर कहता है ये लो, जहाँ चाहो जितने चाहो पैसे यूज कर लेना, पर यहाँ मत आना और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये बात विन्यून की सौतेली बहन विंशिन देख लेती है और वो जाकर कार्ड विन्यून से छीन लेती है और एक शॉप में जाकर अपना सारा कर्ज चुकाने लगती है और कहती है ये मेरे होने वाले पति गुनअंचन का कार्ड है और तुम उसके साथ क्या कह रही थी। विंशिन की शादी गुनअंचन से पहले से ही तय हो जाती है। फिर वहाँ विन्यून कहती है प्लीज मुझे कार्ड दे दो। उधर गुनअंचन गाड़ी में बैठ यही सोच रहे थे कि पहले तो विन्यून कार्ड लेने से ही मना कर रही थी और अब इतनी महंगी शॉपिंग कर रही है। फिर विन्यून कहती है ये मेरा नहीं है, पर विंशिन उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ गुनअंचन का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है गुनअंचन अपनी वाइफ के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं, पर विंशिन को लगता है कि गुनअंचन उसे बुला रहे हैं और वो बाहर जाती है और विन्यून भी बाहर जाती है। तभी गुनअंचन आते हैं और देखते हैं कि विंशिन ने वही रिंग गले में पहनी थी जो उन्होंने बारिश वाली रात उस लड़की को दी थी जिसके साथ उन्होंने पहली बार नाइट स्पेंड की थी। तो वो पूछते हैं उस रात रेस्टोरेंट में तुम दी जिसने मेरे साथ रात बिताई थी। तभी विंशिन को याद आता है कि ये रिंग तो उसने विन्यून से पूछा जाता है। तब वो झूठ बोल देती है हाँ उस रात मैं ही थी उस रेस्टोरेंट में और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर विंशिन को घर ले जाया जाता है जहाँ विन्यून ने निकर वाले कपड़े पहने थे। वहाँ विंशिन बहुत ही अच्छी बनने की कोशिश करती है और कहती है बहन विन्यून तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये नौकर की पोशाक में। पर विन्यून अपनी शादी की बात नहीं करती और कहती है मैं यहाँ काम करती हूँ क्योंकि गुनअंचन ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था कि वो मिसेस गुनअंचन है। तभी गुनअंचन विंशिन को खाने के लिए ले जाता है। विंशिन अच्छा बनने के लिए कहती है बहन विन्यून आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, पर विन्यून मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुनअंचन उसे रोक लेता है और कहता है विंशिन को सूप सर्व कर दो। विन्यून जाती है और विंशिन को सूप सर्व करती है। तभी विंशिन जानबूझकर विन्यून के हाथ में सूप गिरा देती है और कहती है माफ करना मैंने ठीक से पकड़ा नहीं था। गुनअंचन विन्यून के हाथ पर जेल लगा देता है और तभी गुनअंचन का ध्यान पाने के लिए विंशिन अपने हाथ में भी निशान बना लेती है और कहती है मुझे भी यहाँ जल गया है। पर गुनअंचन ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो विंशिन से कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। पर विंशिन बहाना बनाते हुए कहती है क्या आज मैं यही रुक सकती हूँ, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ तो मुझे वहाँ डर लगेगा। गुनअंचन मान जाता है और विंशिन को यही रुकने की अनुमति दे देता है। इसके बाद विन्यून घर की सफाई कर रही होती है। तभी विंशिन उसके पास आती है और कहती है तुम्हें पता था मेरी और गुनअंचन की शादी की बात चल रही है, इसलिए तुम यहाँ पहले से आ गई ना। अब तुम गुनअंचन को मुझसे अलग करना चाहती हो ना, ये कभी नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो विन्यून को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम भी अपनी माँ की तरह हो जो किसी और के पति पर नजर रख सकती है। ये सुनकर विन्यून को गुस्सा आ जाता है और वो भी विंशिन को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ गुनअंचन आ जाता है। विंशिन गुनअंचन के पास जाकर कहती है ये देखो कैसे मार रही है मुझे। गुनअंचन कहता है कैसे मारा तुमने विंशिन को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। तभी विन्यून दोबारा विंशिन को एक और थप्पड़ मारती है और कहती है ऐसे मारा था मैंने इसे। इसके बाद गुनअंचन विन्यू को लेकर कमरे में जाता है जहाँ वो उसके साथ सेक्स करने लगता है। पर विन्यू कहती है बाहर विंशिन तुम्हारा वेट कर रही है, वैसे भी तुम उसके होने वाले पति हो। पर गुनअंचन नहीं सुनता। तभी विंशिन कमरे के बाहर आ जाती है और वहाँ विन्यू की आवाज सुन लेती है। उसे लगता है कि गुनअंचन और विन्यू के बीच जरूर कुछ चल रहा है और वो दोनों एक कमरे में हैं। ये देखकर विंशिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अब विन्यू को सबक सिखाना होगा। दूसरे दिन जब विन्यू स्विमिंग पूल के पास सफाई कर रही होती है तभी विंशिन आती है और उसे कल रात की बात के लिए बुरा भला कहती है। फिर वो उसे पूल में धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। विन्यू पूल में डूब रही होती है। बहुत मुश्किल से वो पूल के किनारे तक पहुँचती है और फिर अपने आप को बाहर निकाल लेती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ विन्यू किचन में खाना बना रही है। तभी विंशिन उसे वीडियो कॉल करती है और दिखाती है देखो तुम्हारी माँ कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। विंशिन तुरंत हॉस्पिटल जाती है और जाकर देखती है कि उसकी माँ का ऑक्सीजन मास्क
विंशिन ने निकाल दिया था। विंशिन कहती है अभी सारे डॉक्टर मीटिंग में है, कोई नहीं आएगा। तुम गुणांचन से दूर रहना, समझ गई? वरना अगली बार तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को एक साथ मार दूंगी। फिर दोनों वहाँ आपस में लड़ने लगते हैं। विंशिन कहती है एक बार माँ ठीक हो जाए फिर मैं खुद ही गुणांचन का घर छोड़ दूंगी। पर विंशिन नहीं सुनती और उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन विंशिन बच जाती है और विंशिन को नीचे गिरा देती है। तभी विंशिन की माँ को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। विंशिन वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर आते हैं और विंशिन की माँ निंग का चेकअप करते हैं और कहते हैं इनकी सर्जरी के लिए यही सही समय है, अभी सर्जरी करानी होगी। तब विंशिन की माँ निंग कहती हैं सर्जरी में कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर कहते हैं 10 मिलियन। ये सुनकर निंग कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? विनियन कहती है डॉक्टर आप सर्जरी की तैयारी करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मिंग कहती है इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगी? विनियन कहती है माँ मैंने शादी कर ली है और मेरे पति इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। मिंग कहती है तुमने शादी कर ली, ये अच्छा तो है, लेकिन तुम्हें अच्छे से रखते हैं ना? विनियन कहती है हाँ माँ वो बहुत अच्छे हैं, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फिर विनियन घर जाती है और सारी बातें गु विनियन नंचन को सारी बातें बताती है और कहती है गु नंचन माँ आपसे मिलना चाहती हैं। नंचन कहता है ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ से मिलने चलूंगा। दूसरे दिन विनियन और गुणांचन हॉस्पिटल जाते हैं और निंग विनियन की माँ से मिलते हैं। वहाँ निंग बहुत खुश होती है और उन्हें ब्लेसिंग्स देती है। वो गुणांचन को सर्जरी के लिए पैसे देने पर शुक्रिया भी कहती है। गुणांचन जवाब देता है आप विनियन की माँ है तो मेरी भी माँ ही हुई, इसमें कैसा शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद गुणांचन और विनियन वहाँ से बाहर आते हैं। विनियन गुणांचन को धन्यवाद बोलती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा नाटक किया मेरी माँ के सामने, एक अच्छे पति बनने का और उनकी हेल्प करने का। लेकिन ये सारी बातें विंशिन सुन लेती है। घर जाकर वो अपनी माँ से कहती है हमारी पीठ पीछे गुणांचन ने विनियन से शादी कर ली है। उसकी माँ कहती है अभी ये बात किसी को पता नहीं है, वो तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगी, उसका हाल भी उसकी माँ जैसा होगा, तुम टेंशन मत लो। विंशिन कहती है मेरे पास एक प्लान है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। विनियन कहीं जा रही होती है, तभी कुछ लोग उसे रोड किनारे ले जाते हैं। वहाँ विंशिन कैमरा लेकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। फिर दोनों आदमी विनियन की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। विनियन विंशिन के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। लेकिन विंशिन नहीं सुनती। वो लोग विनियन की इज्जत लूट के भाग जाते हैं और विनियन को वही रोड किनारे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ गुणांचन आता है। विनियन को उस हालत में देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। विंशिन ये देख लेती है कि गुणांचन वहाँ पहुँच गया है, इसलिए वो सारे सबूत मिटाने के लिए कहती है। उधर विनियन का इलाज चलता है। गुणांचन इस एक्सीडेंट की जांच के लिए अपने असिस्टेंट आसेन को कहता है। आसेन विनियन के पास बैठा था। वो देखता है कि विनियन कितनी सहमी हुई है और बार बार कह रही है छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, मुझे मत छुओ, छोड़ दो। फिर होश आता है तो विनियन गुणांचन को गले लगा लेती है। फिर उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर गुणांचन कहता है तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, तुम आराम करो, उन्हें मैं सजा दूंगा, वैसे भी तुम गुणांचन की पत्नी हो। विनियन कहती है नहीं, जाने दो मुझे, मैं आज विंशिन से बदला लेकर रहूंगी और उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। गुणांचन कहता है पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसमें विंशिन का हाथ है, तुम कैसे करोगी, इसलिए तुम आराम करो और ये बात मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसी समय विनियन पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर देती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके पीछे विंशिन का हाथ है। फिर असिस्टेंट आसेन आकर गुणांचन को बताता है उस पूरे एरिया में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो जाए कि मैडम विनियन के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके पीछे विंशिन का हाथ है। ये सुनकर गुणांचन को फिर लगता है विनियन ऐसी हालत में भी झूठ कैसे बोल सकती है। इधर विनियन के पापा और उसकी सौतेली माँ विंडल हॉस्पिटल में आते हैं। वेंगशिन की माँ विंडल विनियन को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के नाम की कंप्लेंट करने की। तभी विनियन के पापा मिस्टर वेन कहते हैं ये तो घर की बात थी, हम सब एक ही परिवार के हैं, बैठकर भी बात कर सकते थे। विनियन कहती है आपको आज याद आ रहा है कि हम आपके फैमिली का हिस्सा हैं, इतने समय से आपको याद क्यों नहीं आया। तभी वेंगशिन की माँ विंडल विनियन को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है।
तभी वहाँ गुनांचन आ जाता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को धक्का देने की। विंडेल कहती है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। गुनांचन कहता है, कौन है आप। विंडेल जवाब देती है, वैन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ मैं, और तुम कौन हो इसका साथ देने वाले। तभी वेन्यून के पापा कहते हैं, गुनांचन आप यहाँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गुनांचन को विंगशिन का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे बचा लो। गुनांचन वेन्यून से कहता है, मैंने तुम्हें पुलिस कंप्लेंट के लिए मना किया था, फिर तुमने क्यों की। कंप्लेंट वापस लो। वेन्यून कहती है, मैं केस वापस नहीं लूंगी। इस पर गुनांचन कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट रुकवा दूंगा। ये सुनकर वेन्यून अपना केस वापस ले लेती है और वेंशिन छूट जाती है। इसके बाद वेन्यून को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ ने सर्जरी से मना कर दिया था और सुसाइड करने की कोशिश की है, जिसके लिए उन्हें ब्लड चाहिए O- 2 बॉटल, जो हॉस्पिटल में नहीं है, और अगर ब्लड नहीं मिला तो निंग की जान चली जाएगी। तभी वेन्यून कहती है कि मेरे पापा का ब्लड ग्रुप O- है, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। वेन्यून अपने पापा के घर जाती है, जहाँ वो विंशिन और उसकी माँ विंडेल को बात करते हुए सुनती है कि विन्यून की माँ को विंशिन ने सब कुछ बता दिया था कि उसकी और गू की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो उस घर में नौकरानी की तरह रहती है, और ये जो पैसे वो सर्जरी के लिए ले रही है उसके लिए उसे गुनांचन की हर बात मानी होगी, उसके साथ रात भी बितानी होगी, और हमने पापा को भी बिजनेस ट्रिप के लिए भेज दिया है, तो अब विन्यून की माँ के लिए ब्लड नहीं मिलेगा, इसलिए विन्यून की माँ ने सुसाइड कर लिया। ये सब विन्यून बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है कि उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ नहीं रही। वो वहीं बैठकर जा पहुँचती है और रोने लगती है। तभी वेंगशिन को आवाज आती है और वो बाहर आकर देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था अपनी माँ की लाश लेने के लिए। तब वेन्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो वेंगशिन को मारने लग जाती है। उसे वेंगशिन की माँ विंडेल बताने की कोशिश करती है, पर वेन्यून वेंगशिन को मारते ही जाती है। तभी वहाँ गुनांचन आ जाता है और वेन्यून को धक्का देकर हटा देता है और वेन्यून को नीचे गिरा देता है और फिर उसे लड़के से मारने लगता है। उसके बाद वेन्यून के हाथ में अपने पैसे रख देता है और तब तक वेन्यून बेहोश हो जाती है। वेन्यून को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वेंगशिन ऐसे दिखाती है जैसे उसे वेन्यून ने बहुत मारा हो, और फिर गुनांचन को वेन्यून से बचाने के लिए थैंक यू कहती है। हॉस्पिटल में वेन्यून भर्ती रहती है। तभी गुनांचन जाकर डॉक्टर से कहता है, क्या वेन्यून की माँ निंग की सर्जरी पूरी हो गई? डॉक्टर कहते हैं उनकी तो डेथ हो गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये सुन के गुनांचन को शॉक लगता है कि ये कैसे हुआ। तभी वेन्यून को होश आता है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि वेन्यून अपनी माँ निंग की फोटो पर फूल और माला चढ़ा रही थी। वहाँ गुनांचन भी आते हैं और माला डालते हैं। तभी वेन्यून उन्हें रोकती है और कहती है, तुम इसे लायक नहीं हो, तुम मेरी माँ निंग के हत्यारों का साथ दे रहे हो। तब गुनांचन कहता है, तुम्हारी माँ निंग ने सुसाइड किया है। फिर इस पर वेन्यून कहती है, मेरी माँ ने सुसाइड किया क्योंकि उन्हें सब पता चल गया था हमारे रिश्ते के बारे में, जो उन्हें सब वेंगशिन ने बताया है, और मैं बदला लेकर रहूंगी और ये कभी नहीं भूलूंगी। इसके कुछ दिन बाद गुनांचन को पता चलता है कि वेंगशिन प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। तब गुनांचन बहुत खुश होता है और वो वेंगशिन के पास जाकर उसको बधाई भी देता है, पर कहता है कि ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वही दूसरी तरफ गुनांचन की माँ एक पार्टी रखती है, जिसके लिए गुनांचन वेन्यून को अपने साथ जाने को कहता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है और उसकी वाइफ होने के नाते ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैमिली फंक्शन अटेंड करे। वेन्यून नाम जाती है और गुनांचन के साथ पार्टी में जाती है। दोनों जाते हैं। तभी गुनांचन को एक कॉल आ जाता है और वो कहता है, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। वेन्यून जाती है। वहाँ गुनांचन की माँ आती है और कहती है, अच्छा तुम हो मेरी बेटी, गुनांचन की कुछ दिनों की पत्नी, और उस पर ड्रिंक फेंक देती है। पर वेन्यून बहुत शांति से कहती है, अच्छा आप है गुनांचन की माँ, और उनकी ब्लेसिंग्स लेती है। पर वे उसे धक्का दे देते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम गरीब हो इसलिए मेरे बेटे को फंसा लिया क्योंकि वो गू ग्रुप का CEO है। और गुनांचन की माँ फिर से वेन्यून को मारने लगती है। तभी वहाँ गुनांचन आते हैं और कहते हैं, माँ ये आप क्या कर रही है? ये मेरी पत्नी है और भूलिए नहीं ये गू फैमिली की बहू है। तब गुनांचन की माँ कहती है, हाँ पर तुम तो अब वेंगशिन से शादी करोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे की माँ बनने वाली है, तो तुम इसे डिवोर्स दे दोगे। पर फिर गुनांचन वहाँ से बिना कुछ कहे ही वेन्यून को लेकर जाने लगता है। वेंगशिन उसके पीछे पीछे भागती है और कहती है, रुक जाओ, अभी तो पार्टी भी शुरू नहीं हुई, रुक जाओ गुनांचन। पर वो कहता है,
मैंने कहा था ना ये बात किसी को पता ना चले। तो फिर माँ को कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? इस बात पर वेन्यून को भी शौक होता है कि वेनशिंग प्रेग्नेंट है, वो भी गुनांचन के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। पर गुनांचन वेनशिंग को वहाँ से लेके जाता है और फिर वेन्यून कहती है कब देना है डिवोर्स? वेनशिंग तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना? वैसे तुम्हें तो बेहद अच्छा लगा होगा ना ये सब देख के। मेरी इंसल्ट हुई तो तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना। और फिर चलते चलते सीढ़ियों में रुक जाती है और वहीं बैठ जाती है। गुनांचन आता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें? तभी वो विस हो जाती है। फिर वेन्यून को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप होता है। डॉक्टर कहती है कि सब नॉर्मल है पर आपको केयर करने की बहुत ज़रूरत है। गुनांचन कहता है क्यों डॉक्टर, क्या हुआ है वेन्यून को? तब डॉक्टर कहती है कि वेन्यून प्रेग्नेंट है और वो आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। ये बात सुन के गुनांचन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। जब उन्होंने कुछ दिन पहले ही फिजिकल रिलेशन बनाए हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड 1.5 मंथ्स का कैसे हो सकता है? वो वेन्यून का गला दबाने लगता है और कहता है बताओ कौन है इस बच्चे का बाप, बताओ। ये बात सुन के गुनांचन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। जब उन्होंने कुछ दिन पहले ही फिजिकल रिलेशन बनाए हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड 1.5 मंथ्स का कैसे हो सकता है? वो वेन्यून का गला दबाने लगता है और कहता है बताओ कौन है इस बच्चे का बाप, मुझे उसका नाम बताओ। वो कुछ नहीं बोलती। तभी गुनांचन कहता है कि ठीक है डॉक्टर, आप अबॉर्शन की डेट बता दीजिए, हमें अबॉर्शन करवाना है। तो डॉक्टर कहती है कि अगर वेन्यून का अबॉर्शन हुआ तो वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। पर गुनांचन कहता है मुझे अबॉर्शन करवाना है। पर वेन्यून कहती है नहीं, ये मेरा बच्चा है और मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। पर गुनांचन कहता है कि तुम अभी भी गू फैमिली की बहू हो और इस सिटी में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कुछ भी ऐसा वैसा हो, तो तुम्हें अबॉर्शन तो कराना ही पड़ेगा। वेन्यून कहती है मुझे अबॉर्शन नहीं कराना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और कहती है तुम मुझे डिवोर्स दे दो पर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। गुनांचन कहते हैं कि डिवोर्स चाहिए तुम्हें? मुझे तो ठीक है, 10 मिलियन दो, डिवोर्स फीस और ले लो डिवोर्स, पर अगर नहीं दोगी तो तुम्हें अबॉर्शन तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद गुनांचन वहाँ से चले जाता है और वेन्यून रोने लगती है और डॉक्टर से कहती है मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है। और तभी वेन्यून बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में उसके रूम में लेकर जाया जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो कहती है प्लीज डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं इसे खोना नहीं चाहती। तब डॉक्टर कहती है ठीक है, हम तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगे पर तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा और हर महीने एक इंजेक्शन लेना होगा, पर वो काफी कॉस्टली है और एक इंजेक्शन तुम्हें आज ही लेना पड़ेगा। फिर वेन्यून सोचने लगती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी। तभी डॉक्टर गुनांचन से कहती है कि सर एक इंजेक्शन लेना है तो आप बिल पे कर दीजिए। वो कर देता है और इन पैसों से वेन्यून को इंजेक्शन मिल जाता है। इसके बाद वेन्यून वापस गुनांचन के घर जाती है पर विंचिन पहले से का सामान लेकर बाहर खड़ी होती है और कहती है मुझे तो पता ही था तुम एक दिन इस घर से निकाली जाओगी और मुझे पता चला है कि तुम्हें अपने बच्चे के बाप का नाम भी नहीं पता, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वेन्यून अपना सामान लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुनांचन अपने असिस्टेंट असेन से कहते हैं कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वेन्यून कहाँ रह रही है और सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो अभी भी गू फैमिली की बहू है। और गुनांचन वेन्यून से प्यार भी करने लगते थे। इसके बाद वेनशिन गुनांचन के पास आती है और कहती है चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, आज हमारे बच्चे की तस्वीर देखेंगे हम दोनों सोनोग्राफी में। तभी विंडो से गुनांचन वेन्यून को जाते हुए देखता है और बाहर तक जाता है पर उसे रोकता नहीं। फिर गुनांचन गाड़ी में बैठता है और वेनशिन के साथ डॉक्टर के पास चले जाता है। इसके बाद वेन्यून सू से मिलती है जिससे वो कुछ साल पहले एक एग्जीबिशन में मिली थी। वेन्यून उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है क्योंकि सू यालिंग ज्वेलरी ग्रुप के सीईओ हैं जिनके साथ वेन्यून ने पहले भी काम किया था। वेन्यून एक ज्वेलरी डिजाइनर थी, वो उसे काम मांगती है। तब सू उसे काम दे देती है पर उसे अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने को कहती है और वेन्यून मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। इसके बाद वेन्यून एक नेकलेस डिजाइन करती है और उसे बेचने के लिए एक ओकेजन रखा जाता है जहां गुनांचन भी जाता है और उसके साथ वेनशिन भी जाती है। गुनांचन वहाँ वेन्यून को देखकर कहता है मुझे तो पता ही था कि यही तुम्हारा काम है, अमीर आदमी देखे तो तुम उनके साथ मिल जाती हो। उसके बाद गुनांचन वहाँ से चल जाता है। तभी वेन्यून पानी पीने जाती है और वहाँ गु याचेन आता है जो वेन्यून का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो कहता है
ओह, तुम यहाँ, अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुम सिर्फ अमीरों को पटाती हो, कैसी लड़की हो तुम। और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि कितने पैसे लोगी, बता देना, पैसे की कमी तो हमारे पास भी नहीं। पर तभी वहाँ गु नानचेन आ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गुयाचेन। गुयाचेन हैरान हो जाता है और कहता है, अंकल आप यहाँ। तब वेन्यून को पता चलता है कि गुयाचेन गु नानचेन का नेफ्यू है। गुयाचेन कहता है, अंकल आप जैसे समझ रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस यहाँ पानी पीने आया था। फिर गु नानचेन गुयाचेन को वहाँ से जाने को कहता है और फिर से वो वेन्यून को कहता है, ओह वाओ, एक साथ 3 आदमियों के साथ तुम रिलेशनशिप बना रही हो, कितनी अजीब हो तुम। 3 ज्वेलरी को एक साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें। और गु नानचेन वेन्यून के करीब चला जाता है और उसे किस कर देता है। वेन्यून कहती है, गु नानचेन तुम ये क्या कह रहे हो, मैं यहाँ सिर्फ एक डिजाइनर बन के आई हूँ और मुझे अपने डिजाइन की गली ज्वेलरी बेचना है और तुमको पैसे देना है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, ऐसा कहती है वेन्यून। तभी गु नानचेन कहता है, मैंने तो तुमसे कहा था 10 मिलियन फीस दो और डिवोर्स ले लो। तभी वेन्यून गु नानचेन को अंदर लेके जाती है और वहाँ वे दोनों बैठ जाते हैं क्योंकि ज्वेलरी का ओकेजन स्टार्ट हो जाता है। तभी पहली बोली गुयाचेन 3 मिलियन की लगाता है, फिर गु नानचेन 5 मिलियन की बोलता है वेन्यून की बनाए नेकलेस के लिए। तभी विनशिंग कहती है कि तुम इसके लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हो, इसकी कीमत तो 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है। इसके बाद गुयाचेन फिर से 6 मिलियन की बोली लगाता है और गु नानचेन उसकी दुगनी बोली लगाकर 12 मिलियन में वो नेकलेस खरीद लेता है जो वेन्यून ने डिजाइन किया था। शू बहुत खुश होता है कि ज्वेलरी 12 मिलियन में निकी है। तभी ओकेजन के रूल के मुताबिक वेन्यून को नेकलेस लेकर गु नानचेन के रूम में जाने को कहते हैं, पर वेन्यून कहती है ये तो कोई भी कर सकता है। तब ओकेजन के ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि ये रूल है, जो डिजाइन करता है वो ही 3 रूम जाता है। तो वेन्यून नेकलेस लेकर गु नानचेन के रूम जाती है और गु नानचेन कहता है, ओह आओ, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब कहती है वेन्यून, ये क्या कर रहे हैं आप गु नानचेन, मैं यहाँ सिर्फ आपको नेकलेस देने आई थी जो आपने 12 मिलियन में खरीदा है। पर गु नानचेन कहता है, ये नेकलेस खरीदने के लिए 12 मिलियन नहीं दिए थे, मैंने तो पैसे तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए दिए थे। और उसे बेड में गिरा देता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। पर वेन्यून गु नानचेन को धक्का देती है और रूम से बाहर चली जाती है। तभी गुयाचेन सुन लेता है कि ये मिसेस गु नानचेन है और जब वेन्यून लिफ्ट के पास जाती है तो कहता है, हमारे साथ भी कुछ समय बिता लो जैसे अंकल गु नानचेन के साथ बिताया है। वेन्यून कहती है, बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपने नेफ्यू के साथ समय तो बिताना चाहिए, आना फिर कभी अपने अंकल आंटी से मिलने घर। और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन ऑफिस में शू वेन्यून को उसके डिजाइन के लिए 4 मिलियन रुपीस देता है। तब वेन्यून कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है, जिसमें शू कहता है, ये तुम्हारे मेहनत की है, तुमने इतनी अच्छी डिजाइन बनाई थी जो 12 मिलियन में बिकी है। पर तभी दूसरी तरफ वेंशिंग योलिंग ज्वेलरी की नई डिजाइनर का पता लगाती है और गु नानचेन अपने असिस्टेंट असेन को कहते हैं कि ये पता लगाओ कि उस रात मेरे साथ रेस्टोरेंट में कौन था जिसके साथ मैंने रात बिताई थी। फिर असिस्टेंट कहता है कि पर वो तो वेंशिन है ना सर, जिसमें गु नानचेन कहता है कि पता नहीं, पर मुझे वेंशिन से वो फीलिंग नहीं आती जी मुझे उस रात आई थी। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि आखिर वेंशिन के पेट में जो बच्चा है वो किसका, असिस्टेंट चाहता है। इसके बाद वेंशिन आती है गु नानचेन के पास और कहती है कि ये लो 5 मिलियन और बाकी के 5 में दे दूंगी, अब तुम मुझे डिवोर्स दे दो। गु नानचेन कहता है, मुझे सारे पैसे एक साथ चाहिए, जिसमें वेंशिन कहती है, रखाना नहीं रखना तुम्हारी मर्जी है। दोनों को साथ देखकर वेंशिन को अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि गु नानचेन वेंशिन के बच्चे को अपना लेगा और फिर उसके बच्चे की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन वेंशिन का एबॉर्शन करवा देगी। इस काम के लिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड फेंग ताओ को कहती है, क्योंकि फेंग ताओ के पापा ऑक्सिन हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन थे और वेन्यून अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जाती है। दूसरे दिन जब वेन्यून हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है तब वहाँ डॉक्टर नहीं रहती, हमेशा उसका ट्रीटमेंट करती है और वहाँ कोई और डॉक्टर आ जाते हैं और एनेस्थीसिया देकर उसका एबॉर्शन कर देते हैं। जब वो होश में आती है तो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, क्यों किया मेरे साथ ये और किसने किया है। तभी वहाँ वेंसिन आती है और कहती है, ओ माय डियर सिस्टर, तुम्हारे मिस कैरेज हो गया, सुन के बुरा लगा। वैसे ये गु नानचेन ने ही कराया है ना, क्योंकि वही नहीं चाहते थे कि तुम ये बच्चा को जन्म दो, क्योंकि ये बच्चा उनका तो नहीं था ना। और ये कहकर वेंसिन वहाँ से चली जाती है। वेन्यून कहती है
गुणांचन, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुमने मेरे साथ वाइस नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ गुणांचन को उसके असिस्टेंट आसिन बताते हैं कि रिपोर्ट आ गई है और वेन्यून के पेट में जो बच्चा है वो गुणांचन का ही है। गुणांचन बहुत खुश होता है और उसे अपने किए बिहेवियर के लिए बहुत बुरा लगता है। वो वेन्यून से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसके लिए फ्लावर भी लेकर जाता है। वहाँ जाकर कहता है, वेन्यून मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, अब तुम मेरे साथ रहोगी और मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे पता चल गया है कि ये बच्चा मेरा ही है। तभी गुणांचन को पता चलता है कि वेन्यून ने अबॉर्शन करवाया, पर वो कहता है, तुमने अबॉर्शन क्यों करवाया? तुम तो इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी ना। तब वेन्यून गुणांचन को धक्का देती है और कहती है, मेरे बच्चे का अबॉर्शन करके अब मुझे बोल रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? फिर गुणांचन कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये मैंने नहीं किया। पर वेन्यून उसकी बात नहीं सुनती और गुणांचन को बाहर जाने को कहती है। फिर गुणांचन बाहर चला जाता है। वो दुखी था कि उसने अपना बच्चा खो दिया, इसलिए वो अपने असिस्टेंट आसिन को कहता है कि वेन्यून ने अबॉर्शन क्यों कराया, इस बात का पता लगाओ। जिस पर असिस्टेंट आसिन कहता है कि मैडम वेन्यून अपना अबॉर्शन क्यों कराएंगी? जिस बच्चे के लिए उन्होंने आपका घर छोड़ दिया, उसे वो खुद नहीं मरना चाहेगी। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। ये सुन के गुणांचन को बहुत गुस्सा आता है और पूरे मामले का पता लगाने को कहता है और उस रात वाली लड़की के बारे में भी पूछता है कि पता चला कि नहीं। तब असिस्टेंट आसिन कहता है कि उस रात की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट है, पर रेस्टोरेंट के ओनर ने सिस्टम से निकाल के देना कहा है। फिर गुणांचन और असिस्टेंट आसिन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर आती है जो वेन्यून का ट्रीटमेंट कर रही थी। आकर कहती है कि तुम्हारे रिपोर्ट्स आ गई हैं और तुम्हें स्टमक कैंसर है, लास्ट स्टेज। तब वेन्यून कहती है, पर ये कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ध्यान रखती थी हर चीज़ का। तब डॉक्टर कहती है कि वेन्यून, तुम्हारे अबॉर्शन की वजह से तुम्हारे स्टमक में एक केमिकल फैल गया था, जिसके कारण तुम्हें स्टमक कैंसर हो गया। फिर वेन्यून को याद आता है कि उसकी माँ निंग को भी यही बीमारी थी और वो मर गई थी। फिर वहाँ गुणांचन आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। वेन्यून जाने के लिए मना कर देती है। फिर गुणांचन कहता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, इस बात को भूलो मत और मेरे साथ चलो। वेन्यून गुणांचन के घर जाती है, वहाँ वो बैठी रहती है। तभी वहाँ वेंचिन आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुणांचन कहता है, मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वेंचिन कहती है, आज बेबी ने हार्ट बीट सुनाई तो मैं इसे तुम्हें सुनाने आ गई। वैसे भी ये हमारा बेबी है ना, तो तुमको भी सब पता होना चाहिए। और हाँ वेंचिन, मुझे तुम्हारे मिस कैरेज के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, पर अब कर ही क्या सकते हैं, जो होना था वो हुआ। तब गुणांचन कहता है कि तुमने ये कैसे किया? वेन्यून का मिस कैरेज हो गया। जिस पर वेंचिन कहती है कि असिस्टेंट आसिन भाई ने मुझे बताया था, मैं वेन्यून के बारे में सारी जानकारी रखती हूँ। तभी गुणांचन वेन्यून को फल करने को कहता है। वो फल करके लाती है और तभी बहुत तेज तेज खाना खाने लगती है, पर गुणांचन को लगता है वो नाटक कर रही है और वो वहाँ से चला जाता है। वेंचिन घर जाती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ, आज गुणांचन मुझसे सवाल कर रहा था मिस कैरेज के बारे में, उसे मुझ पर सहज तो नहीं हो गया है ना? पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई प्रूफ ही नहीं छोड़ा था। तब उसकी माँ कहती है, मुझे पता चला है तुम अभी भी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड फेंग ताओ के कांटेक्ट में ही तो। वेंचिन कहती है, माँ बस मैं उससे अपना काम करवा रही थी, इसलिए मैंने उससे बात की थी। वही दूसरी तरफ गुणांचन की माँ उसके घर जाती है जब वेन्यून घर में अकेली रहती है। ये बात असिस्टेंट आसिन गुणांचन को बता देता है। गुणांचन की माँ वेन्यून से कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया था और तुम फिर से आ गई, चली जाओ यहाँ से। और वेन्यून को मारने लगती है। वेन्यून कहती है, मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे यहाँ आपका बेटा खुद लेके आया है, मैं तो उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो गुणांचन की माँ वेन्यून को धक्का देके नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ गुणांचन आ जाते हैं और कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? आपको अंदर किसने आने दिया? आज के बाद आप यहाँ नहीं आ सकती। ये सुन के गुणांचन की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर गुणांचन वेन्यून से कहते हैं कि अब अगर कुछ ऐसा हो तो तुम मुझे सबसे पहले कॉल करना। वेन्यून कहती है, मेरे बच्चे का कातिल तो? गुणांचन कहता है,
मैं उसी का पता लगा रहा हूँ और बहुत जल्दी वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद गु नानचन और विन्यून ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। विन्यू ग्रैंडपा को बर्थडे विश करती है और कहती है आपकी उम्र बहुत लंबी हो। ग्रैंडपा कहते हैं तुम खुश हो ना, गु नानचन तुम्हें अच्छे से तो रख रहा है ना, अगर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, और हाँ अगर तुम्हें इस शादी में खुशी ना मिले तो डिवोर्स लेने का मत सोचना। ग्रैंडपा क्या बोलेंगे और विन्यू को अपना कार्ड दे देते हैं और कहते हैं ये रख लो। ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम दोनों के बीच सब ठीक चल रहा है तो अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे मेरा पोर्ट कब दे रही हो। इसमें विन्यू कहती है ग्रैंडपा अभी तो बहुत टाइम है, पहले हम अपनी शादी को अच्छे से संभालना चाहते हैं। और विन्यू मनी मन सोचती है कि कैसे बताऊं ग्रैंडपा को कि अब उसके पास टाइम बहुत कम है। तभी वहाँ विन्यू का बॉस सू आता है ये बताने के लिए कि उसे नया ऑर्डर मिला है तो विन्यू को डिजाइन्स बनाने हैं, पर गु नानचन मना करता है और कहता है मेरी वाइफ को रेस्ट की जरूरत है, तुम ये किसी से भी करवा लो। पर विन्यू कहती है ये मुझे करना है। और उसी समय जब कुछ देर के लिए गु नानचन वहाँ से जाता है तो विन्यू सू को अपनी स्टमक कैंसर के बारे में भी बता देती है और कहती है किसी से ना कहना। इसके बाद सब डिनर करने जाते हैं जहां गु नानचन सबका आभार व्यक्त करता है कि सब उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आए और वो सबके सामने कहता है इनसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ वेन्यून। वेन्यून कहती है ये अचानक तुम सबके सामने क्यों बता रहे हो। गु नानचन कहता है इससे अच्छा कोई और मौका नहीं होता बताने का। तभी वेन्यून को खांसी आती है और वो कहती है मैं अभी आती हूँ और वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ वो आईने में देखती है और खुद से कहती है क्या मुझे भी गु नानचन से प्यार हो गया है, पर कैसे हो सकता है, मुझे तो गु नानचन से डिवोर्स लेना है। ये बात बाहर खड़ा गुयाचन सुन लेता है और वॉशरूम में जाकर वेन्यून के साथ गलत हरकत करने लगता है। तभी वहाँ उसे बचाने के लिए गु नानचन पहुँचता है और गुयाचन को मारने लगता है। गुयाचन कहता है मैं तो बस हाथ धोने आया था, इसने मुझे ही बुलाया था। पर गु नानचन उसकी बात नहीं सुनता और अपने असिस्टेंट आसिन से कहता है इसे अभी के अभी साउथ अफ्रीका के प्लेन में भेज दिया जाएगा और ध्यान रखना ये कभी वापस ना आ पाए। वेन्यून कहती है तुमने क्या किया, कहीं इससे गु फैमिली का नाम खराब ना हो जाए। गु नानचन कहता है तुम फिक्र मत करो, गु फैमिली को ऐसे गिर हुए लोगों की जरूरत नहीं है। और फिर वेन्यून को गले लगा लेता है, कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर वेन्यून सोचती है कि उसे गु नानचन से दूर जाना ही होगा क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है। वो गु नानचन से कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए और घर चली जाती है। घर में वेन्यून बेड पर बैठी रहती है। गु नानचन वहाँ आता है और कहता है देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और हम एक नई शुरुआत करते हैं और तुम्हारे ज्वेलरी डिजाइन करने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम शू की कंपनी में काम मत करो, तुम चाहो तो हमारी कंपनी में ही ज्वेलरी डिजाइन की एक ब्रांच खोल देते हैं। पर वेन्यून कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी गु नानचन कहता है हम हमारा दूसरा बच्चा कर लेंगे। वेन्यून कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। फिर गु नानचन जबरदस्ती करने लगता है और कहता है जब सब ठीक हो रहा है तो तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। तभी वेन्यून को खांसी आती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर गु नानचन डर जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर वेन्यून मना करती है और कहती है तुम बस यहाँ से चले जाओ। दूसरे दिन असिस्टेंट आसिन गु नानचन को बताता है कि विंचन अबॉर्शन के तुरंत बाद हॉस्पिटल गई थी वेन्यून से मिलने और डॉक्टर जो वेन्यून का ट्रीटमेंट कर रही थी उसे बिजनेस ट्रिप के नाम पर बाहर भेज दिया गया था और ये सब फोंग ताओ ने किया था जो विंचन का एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर गु नानचन कहता है पर फोंग ताओ ये क्यों करेगा, उसे क्या मिलेगा ये करके। तभी असिस्टेंट आसिन कहता है आपके साथ रेस्टोरेंट में जो उस रात लड़की थी वो मैडम वेन्यून थी, न कि विंचन। ये सुनकर गु नानचन को शौक लगता है और वो सोचता है आखिर विंचन ने मुझसे झूठ क्यों बोला। असिस्टेंट आगे बताता है कि फेंग ताओ ने 2 दिन के लिए एक विला बुक किया है जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। गु नानचन कहता है क्या ये गर्लफ्रेंड वेंशन है। असिस्टेंट कहता है सर ये कंफर्म नहीं है। इसके बाद गु नानचन विला पहुंचता है जहां फेंग ताओ और वेंशन बाथटब में बैठे होते हैं। गु नानचन के आने पर वेंशन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे ड्रग्स देकर यहाँ लाया था, मुझे बचा लो। पर गु नानचन उस पर भरोसा नहीं करता। वो फेंग ताओ को बुरी तरह टॉर्चर करता है और कहता है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, क्यों करवाया वेन्यून का अबॉर्शन। फेंग ताओ कहता है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। गु नानचन उसे और मारता है, पानी में उसका सिर डाल देता है। तब फेंग ताओ कहता है मैं सब बताता हूँ, हाँ उसका मिसकैरेज मैंने ही करवाया था और वेन्यून का जो रेप हुआ था उसके पीछे भी मेरा ही हाथ था। और जैसे ही वो बताने वाला होता है
कि ये सब करने के लिए उसे वेंशिन ने कहा था। तभी असिस्टेंट आसिन वेंशिन की माँ विंडल को वहाँ लेकर आता है। विंडल कहती है ये सब मैंने किया है, मैंने ही विन्यून का अबॉर्शन करवाया, इसमें मेरी बेटी विंशिन की कोई गलती नहीं है। उसी समय असिस्टेंट असेन बताता है कि विंशिन के पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है। ये सुनकर गु नानचन वहाँ से चला जाता है और कहता है अब कभी भी मेरे सामने मत आना विंशिन। दूसरे दिन विन्यून की तबीयत ठीक नहीं थी। गु नानचन इसका ध्यान रखता है। तभी सू आ जाता है, पर गु नानचन कहता है ये उसका फैमिली टाइम है, तुम्हें अंदर आने का कोई हक नहीं है। उसे घर में जाने से रोकता है। तभी वहाँ वेन्यून आती है और कहती है इन्हें मैंने बुलाया है क्योंकि मुझे जानना है कि क्लाइंट को कैसी ज्वेलरी चाहिए। इसके बाद वेन्यून शू को अंदर ले जाती है। ये बात गु नानचन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी शू कहता है मैंने एक एक्सपर्ट के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दी है, याद से चले जाना। और फिर वो अच्छे से चला जाता है। तभी वहाँ वेंशिन आती है और कहती है गु नानचन मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी माँ की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। उसी समय वेन्यून को खांसी आती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। गु नानचन तुरंत उसे कमरे में ले जाता है। उसे देखकर वेंशिन सोचती है यही तो उसकी माँ निंग के साथ भी हुआ था और फिर उसे स्टमक कैंसर हो गया था, कहीं वेन्यून को भी तो नहीं हो गया। लेकिन वो गु नानचन के सामने कहती है सिस्टर वेन्यून तुमने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया क्या? पहले भी तुम्हारे साथ यही होता था ना जब तुम ज़्यादा ड्रिंक करती थी। गु नानचन कहता है ये क्या है, तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए था ना। तब वेन्यून सोचती है आज भी गु को मेरी बातों से ज़्यादा विंशिन की बातों पर भरोसा है। फिर विंशिन गु नानचन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है, ये बोलकर कि पापा ने नई डील के लिए बुलाया है। इसके बाद वेन्यून घर छोड़कर चली जाती है और गु नानचन के लिए एक लेटर लिखती है कि उसे ढूंढने मत आना। जब गु नानचन घर आता है तो देखता है कि वेन्यून जा चुकी है। वो बहुत परेशान होकर उसे ढूंढता है। उधर वेन्यून हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती है। उसके साथ शू होता है। तभी शू के पास गु नानचन का कॉल आता है। वो कहता है मुझे बताओ वेन्यून कहाँ है, वरना तुम्हारी कंपनी को मैं बर्बाद कर दूंगा। पर शू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसी समय शू की कंपनी की एक एम्प्लॉई आकर वेन्यून का ध्यान रखती है। वेन्यून पूछती है क्या हुआ, शू कहाँ गया? वो कहती है सर ने बताने से मना किया था, पर मैं आपको बताती हूँ, कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसी को सॉल्व करने गए हैं। वेन्यून उठती है और शू की कंपनी पहुँचती है। वहाँ जाकर देखती है कि सभी एम्प्लॉइज उसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कहते हैं अब यहाँ क्या लेने आई हो, क्या कंपनी का दिवाला निकलवाने में खुशी नहीं मिली? सू ने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हारे पति गु नानचन ने क्या किया, उनकी कंपनी की गुडविल गिरा दी। अब कंपनी के साथ साथ हमारी जॉब्स भी खतरे में हैं। वेन्यून सच से सॉरी बोलती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर वो गु नानचन को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे मिलना है। गु नानचन वेन्यून से मिलने आता है। वेन्यून कहती है तुमने सू की कंपनी को नुकसान पहुँचाकर बिल्कुल सही नहीं किया और ये लो तुम्हारे 10 मिलियन, अब मुझे डिवोर्स दे दो। तभी उसे फिर खांसी आती है और वो बेहोश हो जाती है। गु नानचन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे सच बता देती है, वेन्यून को स्टमक कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में। गु नानचन के आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए वेन्यून से माफी मांगता है। तभी वेन्यून को होश आता है। वो कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बेस्ट स्पेशलिस्ट से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। अगले दिन वेन्यून को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। गु नानचन डॉक्टर से कहता है डॉक्टर सब ठीक होगा ना? डॉक्टर कहती है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और कहती है माफ कीजिए, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वेन्यू के पास अब बस थोड़ा समय है, वो आपसे बात करना चाहती है। गु नानचन अंदर जाता है। वो फूट फूट कर रोता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वेन्यू हल्की मुस्कान के साथ कहती है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगले जन्म में मैं जरूर तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। तभी गु नानचन अपनी जेब से वो रिंग निकालता है जो उसने पहली बार रेस्टोरेंट में वेन्यू को दी थी। वो उसे देता है। वेन्यू कहती है ये रिंग तो? गु नानचन कहता है हाँ, ये रिंग अब अपनी असली हकदार के पास है और उस रात वो आदमी मैं ही था। वेन्यू की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं कब से ढूंढ रही थी। तुमने बहुत देर कर दी बताने में, बहुत कुछ रह गया। और इतना कहकर वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू।